हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बच्चे के माइंड में होता है और क्वेश्चन ये है कि क्या हमें दूसरों के नोट्स फॉलो करने चाहिए। देखो यार, आप कोई भी इंटरव्यू देखोगे ना तो आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा कि हमें दूसरों के नोट्स बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए, हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। इवन मैं भी आपको यही बोलूँगी कि हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको मेरे नोट्स फॉलो करने चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब बताओ रीज़न क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये नोट्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है? इसको मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और फिर इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो। आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप अच्छे से इन नोट्स को फॉलो कर सकते हो। इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये इतने सारे कलर है, ठीक है? आपको इनको क्लासिफाई करना है, तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे? कलर के बेसिस पे। जैसे आपने क्या किया, ब्लू कलर को एक साथ रख दिया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, ऑरेंज कलर को एक साथ रख दिया, ठीक है? उसके बाद आपने ग्रीन कलर को एक साथ रख दिया, ठीक है? उसके बाद आपने रेड कलर को एक साथ रख दिया और उसके बाद आपने ब्राउन कलर को एक साथ रख दिया। इससे क्या होगा ना, अगर मान के चलो आपके पास बहुत सारे ग्रीन पेन्स होंगे, बहुत सारे रेड वाले होंगे, तो आप जब इनको क्लासिफाई कर दोगे तो आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी, समझ रहे हो? ऐसे अगर क्लासरूम में बच्चे होते हैं, लड़के एक साइड आ जाओ, लड़कियां एक साइड आ जाओ, या फिर कोई भी चीज़ हम ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आए एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने की फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे किया? प्लांट को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। उसके बाद इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कि किसके पास आरबीसी है और किसके पास आरबीसी नहीं है। तो जिनके पास आरबीसी है उनको हमने कहा इनाइमा, और जिसके पास आरबीसी नहीं है उसको हमने कहा एनाइमा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ए फॉर एब्सेंट, तो एब्सेंट वाला जिसमें आरबीसी नहीं है, विदाउट आरबीसी वाला एनाइमा। उसके बाद आया हमारा किंगडम सिस्टम। सबसे पहले आया हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किन्होंने दिया था कार्ल लिनियस ने। प्लीज़ 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 आप ये नाम याद रखोगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। प्लांटी में इन्होंने डाला एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। एनिमिलिया में इन्होंने डाला स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म, एप्स, फिशेस, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखोगे कि टू किंगडम के प्लांटी वाली में सबसे पहले आया फंजाई। ठीक है, फिर हुआ क्या ना, जब इन्होंने इसको क्लासिफाई किया ना, ध्यान से देखो, तो जैसे बैक्टीरिया था वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, डायआइटम यूनिसेलुलर यूकैरियोट, डायनोफ्लेजलेट्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूग्लीना यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फंजाई यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, यूकैरियोट है। एल्गी यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, यूकैरियोट है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। उसके बाद एनिमिलिया में देखो, अमीबा और पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ना ज़्यादा दिन तक चला नहीं था। क्यों नहीं चला था? उसके ड्रॉबैक सुनो। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक देखो। उन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ ही रख दिया, ऑटोट्रॉपिक को हेटेरोट्रॉपिक के साथ, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इनको भी इन्होंने साथ में ही रख दिया। और इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन थी ना, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी। कॉन्ट्रोवर्शियल से मेरा मतलब है, ध्यान से सुनो, ये देखो मैंने लिखा है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। एनिमल है, प्लांट है, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं। अगर कोई चीज़ लोकोमोशन करेगी तो वो एनिमल है, नहीं करेगी तो प्लांट है। ध्यान से सुनो, अगर किसी के पास सेल वॉल है तो सिंपल सी बात है, वो प्लांट है, एनिमल नहीं है। फोटोसिंथेसिस कर रही है तो प्लांट है, एनिमल नहीं है। रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो जो एनिमल होगा वो फास्ट करेगा और जो प्लांट होगा वो स्लो। अब यहाँ पे देखो, समझाती हूँ मैं आपको। जैसे अब यूग्लीना है, ठीक है, यूग्लीना में फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला किसका फीचर है? मोटाइल होता है, किसका फीचर है? एनिमल का। सेल वॉल नहीं होता यूग्लीना में। नहीं होने का मतलब क्या है कि वो भी एनिमल है, क्योंकि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता ना। यूग्लीना फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये किसका फीचर है? प्लांट का फीचर है। ध्यान से देखो, एक चीज़ है उसमें एनिमल का भी फीचर है और प्लांट का भी फीचर है, और इसको इन्होंने डाल किस में दिया? प्लांट में डाल दिया। तो समझ रहे हो, एनिमल का भी फीचर है, प्लांट का भी फीचर है, फिर भी कुछ इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। उसके बाद क्लाइडोमोनास में देखो, फ्लैजिला है तो मतलब एनिमल का फीचर है, फोटोसिंथेसिस भी करता है तो मतलब प्लांट का फीचर है। देख लो, एनिमल का भी है, प्लांट का भी है। ऐसे स्लाइम आउल देखो, जिसकी अपीरियंस है, दिखने में ये प्लांट जैसा है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो ये किसका फीचर हुआ? एनिमल का फीचर हुआ। ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये किसका फीचर हुआ? एनिमल का फीचर हुआ। तो समझ रहे हो, ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल थी।
अब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो किन्होंने दी, अर्न्स्ट हैकल ने दी। उन्होंने क्या किया, प्लांटी में से और एनिमिलिया में से कुछ मेंबर निकाल के एक नया किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। मेंबर कौन कौन से थे, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, डायटम, फंजाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बताओ थ्री किंगडम में फंजाई कहाँ है, प्रोटिस्टा में है। लेकिन वहीं पे अगर हम टू किंगडम की बात करें कि फंजाई कहाँ था, तो कहाँ था बताओ, प्लांटी में था। समझ रहे हो, टू किंगडम में फंजाई प्लांटी में था, लेकिन थ्री किंगडम में फंजाई प्रोटिस्टा में है। अब हम बात करते हैं फोर किंगडम की, जो किन्होंने दी, कोपलैंड ने दी। इसमें क्या हुआ देखो, प्लांटी था, एनिमिलिया था, ठीक है। थर्ड किंगडम में जो ये वाला किंगडम बना था ना प्रोटिस्टा, उसमें से कुछ मेंबर उठ के आ गए मोनेरा में। कौन कौन से, बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, आर्किबैक्टीरिया आ गया, ठीक है। प्रोटिस्टा के पास फिर क्या क्या बचा, प्रोटोजोआ बचा, डायटम बचा, फंजाई बचा। फंजाई भी फिर उठ के चला गया वापस प्लांटी के पास। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि टू किंगडम में फंजाई कहाँ था, बताओ बताओ, प्लांटी में था ना। टू किंगडम में फंजाई कहाँ था, प्लांटी में था। ध्यान से देखो, फंजाई वापस कहाँ आ चुका है, प्लांटी में आ चुका है। बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, बेचारा सच में बहुत बेचारा है। फिर देखो हुआ क्या इसके साथ, फिर पता है क्या हुआ, फिर ये हुआ जब आर.एच. विटेकर आए ना, 1969 में आए थे। प्लीज़ ये ईयर याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आर.एच. विटेकर आए थे 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लेके। देखो फाइव किंगडम, ठीक है। प्लांटी था हमारे पास, ठीक है। एनिमिलिया था, टू किंगडम में ये बना था। उसके बाद थर्ड किंगडम में क्या बना था, प्रोटेस्टा बना था। फोर्थ किंगडम में हमारे पास क्या बना था, मोनेरा। उसके बाद बेचारे फंजाई को कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, कभी यहाँ जा रहा था कभी वहाँ जा रहा था। तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया ना, उसका भी एक अलग से किंगडम बना दिया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास पांच किंगडम हो गए, 1 2 3 4 5। और एक और चीज़, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे ना, उनको इन्होंने डाल दिया प्रोटिस्टा में, और जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे उनको इन्होंने डाल दिया मोनेरा में। अब बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस की। सबसे पहले आया सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने प्रोकैरियोट को अलग डाल दिया, यूकैरियोट को अलग रख दिया। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूनिसेल्युलर को अलग रखा, मल्टी सेल्युलर को अलग रखा। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक को अलग रखा, हेट्रोट्रॉपिक को अलग रखा। उसके बाद लास्ट वाला ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, इन सब की बात तो सभी लोग करते थे, जो भी आए सब इनकी बात करते थे। लेकिन इस चीज़ की बात किसी ने नहीं की, मतलब एंसेस्टर्स, इवोल्यूशन, मतलब समझ रहे हो, इसकी बात किसी ने नहीं की, इन्होंने की। इसलिए इनका क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा मानने वाला क्लासिफिकेशन फिर इसको माना गया। फाइव किंगडम को हम लोगों ने मतलब मानने लगे, क्योंकि इसमें इसकी बात की गई, इवोल्यूशन की बात की गई। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इस बहुत इंपॉर्टेंट टेबल की। ज़्यादा कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, फाइव किंगडम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो सेल का टाइप। जो मोनेरा होता है ना, वो प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं। अभी मैंने आपको फाइव किंगडम में बताया भी था कि मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट। तो सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं। उसके बाद सेल वॉल। जो मोनेरा की सेल वॉल होती है ना, वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की सेल वॉल किसी किसी में ही होती है, ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट होती है ना, तो वो सेल्यूलोज की होती है। किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। उसके बाद फंजाई, प्रेजेंट होती है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज। फंजाई की सेल वॉल किसकी होती है, चिटिन की, CHITIN, याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्लांटी, प्लांटी की सेल्यूल मतलब होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और एनीमिलिया में तो मैंने आपको याद करवाया था ना कि सेल वॉल होता ही नहीं है, फीचर ही नहीं है सेल वॉल एनीमिलिया का। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनीमिलिया में प्रेजेंट। सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखो मोनेरा की सेल्यूलर, यूकैरियोट सेल्यूलर। उसके बाद देखो फंजाई में मल्टी सेल्यूलर हो सकती है, लूज टिश्यू। उसके बाद प्लांटी में टिश्यू, ऑर्गन। उसके बाद एनीमिलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो मोनेरा में न्यूट्रिशन का मोड देखो, ऑटोट्रॉपिक भी है, मतलब कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। आगे मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस सुन लो, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन कौन से, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। उसके बाद प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक है। उसके बाद फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब दोनों, सेप्रोफाइटिक भी और पैरासाइटिक भी। उसके बाद प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, होलोफाइटिक, ठीक है। और एनीमिलिया के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, होलोजोइक, ठीक है। तो आप ये टेबल अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर बात करें सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो किन्होंने दी, कार्ल ज़ूस ने दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 डोमेन दिए। डोमेन क्या होता है ना, किंगडम से भी ऊपर होता है डोमेन,
किंगडम से भी ऊपर होता है डोमेन, ठीक है। तो उन्होंने 3 डोमेन दिए, उसमें उन्होंने 6 किंगडम दिए। जैसे देखो डोमेन कौन कौन से दिए, आर्किया, प्रोक्रिया, यूक्रिया। आर्किया में कौन सा किंगडम आया, आर्के बैक्टीरिया। प्रोक्रिया में कौन सा किंगडम आया, यू बैक्टीरिया। और यूक्रिया में कौन सा किंगडम आया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 किंगडम। इन्होंने 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम दिए। सेल वॉल तो मैंने आपको अभी बताया था, फंजाई की चिटिन, ग्रीन प्लांट्स की सेल्यूलोजिक, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन। सीधा सीधा याद रखना है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखो जो अमीबा और पैरामीशियम थे ना वो प्लांटी के अंदर थे। प्लांटी कौन से होते हैं, जिनके पास सेल वॉल होती है। और जो क्लाइडोमोनास और क्लोरेला थे वो किसके अंदर थे, एनिमिलिया के अंदर थे। एनिमिलिया कौन से होते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो बिछड़ गए थे, कुछ प्लांटी में आ गए, कुछ एनिमिलिया में आ गए, समझ रहे हो, बेचारे बिछड़ गए थे। लेकिन ये सारे रीयूनाइट कहाँ हुए, बताओ बताओ कहाँ पे ये सारे रीयूनाइट हुए। ये सारे रीयूनाइट हुए प्रोटिस्टा में। सबका मिलन कहाँ पे हुआ, प्रोटिस्टा में। क्योंकि आर.एच. विटेकर ने एक बात कही थी, कौन सी बात कही थी भूल गए। उन्होंने कहा था जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है उसको डाल दो प्रोटिस्टा में। तो इन सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को इन्होंने डाल दिया प्रोटिस्टा में, वापस से इन सब बिछड़े भाइयों को मिला दिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किंगडम मोनेरा। ये एक प्रोकैरियोट है, तो एक बार हम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ आप इसके नाम देखो, आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये सबसे बाहर वाला जो आउटर लेयर है ये है ग्लाइकोकैलिक्स, बीच वाला जो है ये है सेल वॉल, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के क्या बना, सेल एनवेलप। उसके बाद ये है फ्लैजिला, ये है फिम्ब्रिए, ये वाला है न्यूक्लियोइड, ये पिलाई। पिलाई, फिम्ब्रिए और फ्लैजिला, इनको मिला के क्या बना, सरफेस स्ट्रक्चर। उसके बाद ये राइबोसोम है। राइबोसोम होता है इसके अंदर लेकिन 70S वाला होता है, अभी मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद ये है क्रोमेटोफोर, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। उसके बाद ये है इंक्लूजन बॉडीज, ये है मीजोसोम, ये है प्लाज्मिड। तो चलो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स या आउटर मोस्ट लेयर है। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला स्लाइम लेयर, दूसरा कैप्सूल। स्लाइम लेयर कौन सी होती है, लूज सी, स्लाइमी सी। कैप्सूल कैसे होते हैं, थिक एंड टफ, एस ट्रेन में होता है कैप्सूल, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखो सेल वॉल मैंने आपको बताया था, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज, फंजाई के अंदर चिटिन, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। कौन कौन से पार्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि जिसकी सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, जिसकी सेल वॉल की थिकनेस कम होगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल है राइजोबियम, इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर देखो, मीजोसोम होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वैसे तो बुक में लिखा है कि दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि मीजोसोम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। और इसके फीचर है पोरिन्स, पिलाई, टॉक्सिन्स, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखो ग्राम स्टेनिंग, क्रिश्चियन ग्राम ने किया ग्राम स्टेनिंग। क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया लिया एक स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर डाला उन्होंने स्टेन, ठीक है। कौन सा स्टेन डाला, उन्होंने डाला क्रिस्टल वॉयलेट। तो सारे बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको डी स्टेन किया। तो डी स्टेन करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया के ऊपर तब भी स्टेन रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि उनकी सेल वॉल की थिकनेस ज़्यादा थी, समझ रहे हो, उनके पास थिक सेल वॉल थी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी सेल वॉल की वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और जिसकी थिकनेस कम होगी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। तो ऐसे हमें पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा था और ग्राम नेगेटिव कौन सा था। तो ये तो कलरलेस हो गए, तो दिखते नहीं। तो इसके ऊपर हमने एक और स्टेन डाल दिया, सेफेरेनिन, ठीक है, लाइट पिंक कलर का दिख रहा होगा आपको। तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव, ये हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद देखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सी, लिपिड बाइलेयर, उसमें भी फॉस्फोलिपिड, बस इतना याद रखना है। उसके बाद मीजोसोम। देखो मीजोसोम का मैंने आपको दिखाया था। मीजोसोम क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऐसी फोल्डिंग्स बनी हुई है, इसी को हमने बोला मीजोसोम। तो मीजोसोम को क्या बोला, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसकी देखो शेप, इसकी शेप कैसी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ये वाली शेप है वेसिकल, ये वाला ट्यूबल्स, ये वाला लेमिले। इसके रोज देखो, एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, सिक्रीशन में भी, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, पिगमेंट्स आर अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन। रुको दिखाती हूँ, ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है। ये देखो पिगमेंट्स आपको दिखाई देने होंगे, ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है,
प्रोकैरियोट के पास जो फ्लैजिला होता है वो किस प्रोटीन का होता है? फ्लैजिलीन। और यूकैरियोट के पास जो होता है वो कौन से का होता है? ट्यूबिलीन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, तो नहीं, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि इसकी फ्लैजिलीन की होती है, इसकी ट्यूबिलीन की होती है। ठीक है। इसमें देखो नंबर और पोजीशन वैरी करते हैं। जैसे कि अब ये है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक लगा हुआ है तो मोनोट्राइकस, ट्राइकस वर्ड आप फ्लैजिला के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो दो लगे हुए तो एम्पीट्राइकस, ऐसे ब्रांच में लगे हुए तो सिफेलोट्राइकस। मेन क्वेश्चन जो जहाँ से आने के चांसेस है और आपको याद रखना है, ऐसे बैक्टीरिया बताओ जिसके पास फ्लैजिला नहीं होते, जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो आप नाम याद रखोगे, नॉस्टॉक, कोकस, माइकोप्लाज्मा, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखो पिलाई, पिलाई देखो बहुत मतलब ट्यूबुलर शेप का है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, लिखा है ना मैंने, लेस इन नंबर लार्ज इन शेप। ठीक है। मतलब साइज में तो ये बड़े हैं, देख रहे हो आप, लेकिन ज़्यादा नहीं होते ये। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम फिम्ब्रिए को देखें, ठीक है, मोर इन नंबर, ये ज़्यादा होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज। इन दोनों का समझ आ गया आपको कि ये ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज छोटा होता है, ये कम होते हैं लेकिन साइज बड़ा होता है। ये ब्रिशल शेप के होते हैं और ये अटैचमेंट में भी मदद करते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिलाई, फिम्ब्रिए, फ्लैजिला मिलकर क्या बनाते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। यार तुम्हें ये मासूम सा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये बहुत बेचारा है, सच में बहुत बेचारा है। सुनोगे इसकी कहानी? इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होते, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती, इसके पास हिस्टोन्स भी नहीं होते, इसके पास साइक्लोसिस भी नहीं होती। साइक्लोसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो यूकैरियोट्स के अंदर मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं घूमता, क्योंकि उसके लिए साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्रोकैरियोट के पास होता ही नहीं है, इसलिए साइक्लोसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो सुन रहे हो यार कितना बेचारा है, ना न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ना हिस्टोन्स है, ना साइक्लोसिस है, कुछ नहीं है बेचारे के पास। हमारी तरह बेचारा है यार ये भी। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियोइड की। ये एक मेन डीएनए होता है जिसके पास सारी इंपॉर्टेंट जीन होती है, इसलिए इसको हम जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और अभी मैंने आपको प्रोकैरियोट की कहानी सुनाई थी कि बेचारा होता है वो बहुत ज़्यादा, उसके पास हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड की बात करें तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा है तो सबके पास नहीं होगा, समझ रहे हो, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। उसके बाद देखो राइबोसोम, इसके पास होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। अभी आप सोचोगे, अभी तो मैंने बताया था कि इनके पास ऑर्गेनेली नहीं होती। ध्यान से सुनो, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, लेकिन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, लेस लेस मतलब यहाँ पे भी इनका नुकसान ही हो चुका है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, बहुत बेचारा है, इसके पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वाली नहीं होती। राइबोसोम इसके पास 70S टाइप के होते हैं और साइज होता है इनका 10 से 20 नैनोमीटर। लास्ट में हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की, जो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? फूड मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल सुनो, सल्फर ग्रैन्यूल, फोस्फोरस ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल। इसके पास लिपिड लेयर नहीं होता। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। सॉरी मैं बोलने में थोड़ा, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है बैक्टीरिया। सोल मतलब सिंगल मेंबर है बैक्टीरिया। उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह होता है, चाहे कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर सॉल्टी एरिया हो, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ किया गया है, कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि ये हर जगह होते हैं। कौन सा वर्ड? कॉस्मोपॉलिटन, याद रखना। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep ocean where very few other life forms can survive. ठीक है। Many of them live in or other organism as parasite, ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है। 4 कैटेगरी में, किस बेसिस पे? शेप के बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास है कोकस। कोकस को हमने कोकी बोला है, कंफ्यूज मत होना, ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है। स्पेरिकल शेप का होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए नॉन मोटाइल है। उसके बाद बेसिलस, बेसिलस में स्पोर होता है। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि किस वाले में स्पोर होता है चारों में से, बेसिलस के पास होता है। इसका प्लूरल वर्ड है बेसिली। ये रॉड शेप का होता है, ये मोस्ट कॉमन शेप है और ये मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद बात करते हैं स्पिरिलियम की। ठीक है। यहाँ पे इसके पास फ्लैजिला है। ठीक है। ये स्पाइरल शेप की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं विवरियम की। ठीक है। और ये होता है कॉमा शेप की।
अब बैक्टीरिया के बारे में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, याद रखो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। एक पॉइंट लिखा है, मतलब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब बहुत तरह की न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो इसको मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पहले सुनो। ये फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, न्यूट्रिशन पहला होता है ऑटोट्रॉपिक। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का फूड खुद बनाते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हेट्रोट्रॉप्स। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स। अगर आपसे पूछे कोई हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप में कौन सा ज़्यादा होता है, तो हेट्रोट्रॉप ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब चलो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में से कौन सा ज़्यादा होता है, तो आप बोलोगे हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद देखो ऑटोट्रॉपिक भी दो पार्ट में डिवाइड है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। आप फोटो ऑटोट्रॉपिक को फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हो, कीमो ऑटोट्रॉपिक को आप कीमोसिंथेटिक भी बोल सकते हो। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी दो पार्ट है, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक में देखो तीन पार्ट है, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आप बोलोगे सेप्रोफाइटिक। दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए, ऑटो और हेट्रो में से हेट्रो ज़्यादा और इन तीनों में से सेप्रो ज़्यादा। देखो ऑटोट्रॉपिक तो हम सबको पता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इसमें जो ये दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो सनलाइट की हेल्प लेते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो केमिकल एनर्जी की हेल्प लेते हैं फूड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक की। उसमें भी हम बात करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी दो है ना, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। तो हम बात करेंगे एनऑक्सीजेनिक की। सबसे पहले देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि क्रोमेटोफोर जो होता है ना, वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखो ये रहा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था ना कि पिगमेंट्स होते हैं इसके पास। देखो पिगमेंट्स आर अटैच्ड ऑन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके पास पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट? बैक्टीरियोवर्डिन, बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, ये बैक्टीरिया को कलर देते हैं। वर्डिन वाला देखो ग्रीन कलर, मैंने ग्रीन से इसलिए बना दिया ताकि आपको और अच्छे से याद रहे, समझ आए। बैक्टीरियोपर्प्यूरिन पर्पल कलर देखा है, ठीक है। अब नोट सुनो, क्या है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, एनऑक्सीजेनिक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हम यहाँ पे H2O को यूज़ नहीं करेंगे एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन डोनर, क्योंकि यार ऑक्सीजन का काम ही नहीं है ना यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, याद रखना, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे H2S को, यूज एज इलेक्ट्रॉन प्रोटोन डोनर, क्योंकि O तो हमें चाहिए ही नहीं ना, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये वाला पेज देखो, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ऑर्गेनो से आपको याद रखना है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लिथो से याद रखना है यहाँ पे H2S, इनऑर्गेनिक सल्फर होगा, यहाँ पे सल्फर नहीं होगा। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर। यहाँ पे ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, क्योंकि यहाँ पे तो सल्फर है ही नहीं। फिर कुछ नहीं, नीचे मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको वो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद देखो हमने एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखो एनऑक्सीजेनिक वाले हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, इसलिए हमने वहाँ पे डोनर की तरह किसको यूज़ किया था, H2S को। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजेनिक ही है, खुद ही ऑक्सीजन है, तो हम H2O को यूज़ करेंगे एज अ डोनर, ठीक है। दे डू नॉट पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है यहाँ पे कौन सा, क्लोरोफिल A। बाकी ये बस रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे एज अ डोनर होगा H2O और एनऑक्सीजेनिक वाले में होगा H2S। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, एनर्जी कम फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेटिक वाले में क्या होता है, लाइट से होता है, और कीमोसिंथेटिक वाले में से केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी आती है, ठीक है। उसी की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। बाकी एग्जाम्पल से आपको याद रखना है, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो आपको बस ये याद रखना है। देखो फोटोसिंथेटिक वाला है, यहाँ पे भी सल्फर का एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर। और ये कीमोसिंथेटिक वाला है, यहाँ पे भी सल्फर का एग्जाम्पल है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो कीमोसिंथेटिक वाला है उसमें सिर्फ सल्फर है, ध्यान से देखो, सल्फर बैक्टीरिया सिर्फ सल्फर है। और ये जो फोटोसिंथेटिक वाला है, यहाँ पे ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर, ये ग्रीन पर्पल वर्ड यूज हो गया, तो वो है फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, और हेट्रोट्रॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। पैरासाइटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं एज अ पैरासाइट। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि सेप्रोफाइटिक मतलब मोस्टली होते हैं, और ऑटो और हेट्रो में से हेट्रो ज़्यादा होते हैं।
हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट में क्लासीफाई किया, पहला आर्के बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं ये। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, मार्शी एरियाज हो गया, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज को हम हेलोफाइल्स बोल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज मतलब मिथेनोजेंस। प्लीज़ 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 इसको याद रखना, मैच द कॉलम की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे अलग होता है। आर्के बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। रुको दिखाती हूँ। जो ये आर्के बैक्टीरिया है ना, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, स्यूडोमूरिन। और नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, मैंने आपको याद किया था, पेप्टिडोग्लाइकन। याद आया, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर म्यूरिन बोल सकते हो, मिरामिक एसिड बोल सकते हो, लेकिन इसकी अलग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, इसकी होती है मोनोलिपिड लेयर, नॉर्मली कैसी होती है, बाइलिपिड लेयर। तो समझ रहे हो, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इसलिए ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग है। इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। थर्ड पॉइंट पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिथेनोजेंस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, गट ऑफ सर्वल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर ये कैसे अलग होते हैं, ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब दूसरे टाइप की बैक्टीरिया की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसकी सेल वॉल हम सबको पता है, पेप्टिडोग्लाइकन, मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास होता है क्लोरोफिल ए, और सबको पता है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर, ये भी पता है। इसके अंदर कॉलोनीज बनी होती है। रुको मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे देख रहे हो कॉलोनीज बनी हुई है। कॉलोनीज किसकी बनी होती है, म्यूक्लिजिनस शीट, या फिर हम बोल सकते हैं जिलेटिनियस शीट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिलेटिनियस शीट या म्यूक्लिजेनस शीट, और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, इनके पास एक स्पेशल सेल होता है हेट्रोसिस्ट, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसके एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबेना। उसके बाद हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के बारे में तो पढ़ा ही था कि किससे वो करते हैं, एनर्जी से। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। किससे कहते हैं, केमिकल की हेल्प से एनर्जी बनाते हैं, उसी से वो फूड बनाते हैं। उसके बाद देखो, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, एनसीईआरटी में मेंशन है, प्लीज़ याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, सल्फर। उसका देखो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर के अंदर, ठीक है। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। और ये किस किस में हेल्प करते हैं, कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब ये सब बनाने में वो हेल्प करते हैं। कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। और ये कुछ डिसीज भी कॉज करते हैं बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, एनसीईआरटी की लाइन से, ये प्लीज़ याद रखना। ये रहा हमारा किंगडम मोनेरा का लास्ट टॉपिक, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यूनिसेल्युलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ होते हैं ये, ठीक है। इनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती। ये क्या क्या कंटेन करते हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, डीएनए। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है, इनिबिटेड बाय टेट्रासाइलिन और इनसेंसिटिव टू पेनिसेलिन। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद रखना। दे कॉज वेरियस डिसीज। देखो नीट 2007 में कैसे इसमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। बताओ इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्या था, दे आर प्लियोमॉर्फिक, हमने अभी पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट थी, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसेलिन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनसेंसिटिव टू पेनिसेलिन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। उसके बाद दे कॉज डिसीज, हाँ दे कॉज वेरियस डिसीज। उसके बाद दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, हाँ बिल्कुल पीपीएलओ। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सेंसिटिव इनसेंसिटिव क्या है, ठीक है। नोट्स में मैंने लिखा है, रुको दिखा देती हूँ। ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं ये, ठीक है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसी के साथ हमारा किंगडम मोनेरा होता है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये जाइगोट फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ये सेल फ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद आता है क्राइजोफाइट सबसे पहले, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड, ये तो आप डाइट याद रखोगे। फ्रेश वाटर में भी होता है, मरीन में भी होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनके पास फ्लैजिला नहीं होती, फ्लैजिला एब्सेंट होती है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये ऐसे ही पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, प्लैंकटन, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो ओवरलैप करी होती है एज इन सोप बॉक्स की तरह। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखोगे, इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब बहुत इनडिस्ट्रक्टिबल होती है।
अगर आपसे रीज़न पूछे क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिलिका होता है। रीज़न आप याद रखना, राइट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स तक जब ये डिपॉजिट होते रहते हैं तो वो अर्थ कैसा बन जाता है, डायएटोमिशियस अर्थ, ठीक है। बिंग ग्रिटी, सॉइल ग्रिटी होने की वजह से किस किस में हेल्प होती है, मतलब किस किस यूज आता है वो सॉइल, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखोगे कि जो डायटम्स होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि बताओ चीफ प्रोड्यूसर कौन है ओशन का, तो आप बता दोगे डायटम्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में फिर आता है डाइनोफ्लेजलेट, ये मोस्टली मरीन होते हैं। फिर उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, किसी भी कलर के हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल, मेन पिगमेंट कौन सा है उनके सेल में उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इनकी सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट की होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स। फिर जो रेड वाले डाइनोफ्लेगलेट्स होते हैं उसका ये एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, ठीक है, एंड सम आर पॉइजनस। डाइनोफ्लेगलेट्स के बाद अब आता है यूग्लिनॉइड्स, ये फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब रुका हुआ पानी, ये रुके हुए पानी के अंदर होता है, ठीक है। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसका नाम होता है पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, ठीक है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है। वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है तब तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब इनको सनलाइट नहीं मिलती तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड से आप एग्जाम्पल याद रखोगे यूग्लिना। यूग्लिनॉइड को देखो, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इनके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, मिक्सोट्रॉप। क्या यूज़ किया जाता है, मिक्सोट्रॉप्स। अब अगर बात करें स्लाइम माउल्ड की, तो ये ग्रो होते हैं डीकेइंग पिग्स के ऊपर, डेड डीके के ऊपर ग्रो होते हैं और वहीं से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद सूटेबल कंडीशन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे देख रहे हो कितने सारे, ये बहुत सारे मिलकर ऐसे एग्रीगेशन बना लेते हैं। एग्रीगेशन मतलब झुंड बना लेते हैं, और इस झुंड को हमने क्या कहा, प्लाज्मोडियम। क्या कहा, प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये दूसरा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में इन्होंने क्या किया, यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो गए एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। देखो उन्होंने बना ली ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, एंड बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और टिप्स के ऊपर यहाँ पे स्पोर है, दिख रहा है, ये स्पोर है। इन स्पोर के पास क्या होता है, ट्रू वॉल्स होते हैं। क्या होता है इन स्पोर के पास, ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मतलब कि ये सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत 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 सालों तक, मतलब समझ रहे हो, इनको कुछ नहीं होता, जिंदा रहते हैं ये, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और बाद में ये डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, हवा आती है तो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। ये एनिमल्स के दूर के रिश्तेदार होते हैं, देखो लिखा हुआ है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के रिश्तेदार तो हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, और ये कैसे रहते हैं, प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह। उसके बाद इसके 4 ग्रुप होते हैं। पहला एमीबॉइड प्रोटोजोन, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। ये अपना खाना कैसे मतलब लेते हैं अंदर, सूडोपोडिया के हेल्प से, जिसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। अमीबा में भी तो यही होता है, पता होगा आपको, ठीक है। उसके बाद एंटा अमीबार पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये फ्री लिविंग भी होता है और पैरासाइटिक होता है, फ्री लिविंग या पैरासाइटिक। उसके बाद इनके पास फ्लैजिला होता है, नाम से पता चला है फ्लैजिला होता है, ठीक है। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज, कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी डिसीज, स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, ये एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। इसके पास बहुत सारे सीलिया होते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास एक गलेट होता है, सीलिया होता है, जिसकी मदद से वो खाना अंदर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सूडोपोडिया जो काम करता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे सीलिया करता है ये काम। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और लास्ट में आता है हमारे पास स्पोरोजोन्स, इसके अंदर सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स आते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये पता है कौन सा प्लाज्मोडियम है, ये है मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, और जो हमने स्लाइम माउल्ड में पढ़ा वो दूसरा था, ठीक है। तो याद रखना, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फोटोसिंथेटिक वाले कौन कौन से, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। सेप्रोफाइटिक कौन से, स्लाइम माउल्ड। और हेट्रोट्रॉपिक कौन सा है, प्रोटोजोआ। आज इस वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आज हमने जितना भी पढ़ा उसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और साथ में आपको उस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।